Hello everyone, good evening. Good evening, ma'am. तो आज हम लोगों को नया टॉपिक शुरू करना है ना। Yes, ma'am. 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बच्चों को ज्वाइन करने देते हैं, फिर स्टार्ट करें।
तो आज का टॉपिक क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऐसा पहले भी पढ़ चुके हो, है ना? ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम नया शब्द है। यू ऑल 9, 10 इस सब में तुम पढ़ते आए हो, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मुझे करंट क्या होता है कोई बताएगा कि करंट से क्या समझते हो? व्हाट इज करंट? एनीवन कि करंट क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। करंट से क्या समझते हो? बोलो। अच्छा, करंट तुमने करंट का शब्द तुमने इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कहाँ कहाँ सुना है? करंट चैप्टर का नाम करंट है, तो करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम। हाँ, देखो करंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का फ्लो करना। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ करंट की बात करूं कि मैं बोलती हूँ कि व्हाट इज करंट, तो करंट का मतलब है अगर कोई भी चीज फ्लो कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? करंट। अब ऐसे ही वो तुम्हारा एयर करंट भी हो सकता है ना। अगर एयर एक डायरेक्शन में बह रही है, फ्लो कर रही है, तो हम बोलेंगे एयर करंट। वाटर करंट होते हैं कि पानी क्या है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे बोलेंगे वाटर करंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पर फ्लो तो है, पर किस चीज का फ्लो है? इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, उसे बोला गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तुम लोगों ने अभी देखा होगा कि तुम्हारे पास अगर कोई कंडक्टर है, अगर सिर्फ अभी थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं कि एक कंडक्टर में तुम्हारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, है ना। भाई कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव। मूव करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ कर। अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बट अभी अब तुम लोग देखोगे अभी आगे जब ये मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, या वी रिक्वायर्ड सम मोर अदर कंडीशंस, है ना। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड मैम। नहीं, करंट बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, नो। क्या जब कर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो होता है। अच्छा, जब करंट फ्लो होगा, हाँ ये तुमने सही बोला कि जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही बोला। पर करंट बनाने के लिए तुम्हें कौन सा फील्ड चाहिए? मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कैसे? अभी तुम क्या करते हो जब भी एक लाइट ऑन करते हो, तो एकदम मतलब जो अपना स्विच ऑन करते हो तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे पोटेंशियल तुमने सप्लाई किया है ना, और जहाँ पे पोटेंशियल होगा वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही सब चीजें हैं, उनके बारे में आज बहुत डिटेल में हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक दिन में सारा नहीं पढ़ सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखो ये सब, ये क्या है? ये भी लाइट नहीं है ना, इसको ये भी एक तरीके का करंट ही है ना। कैसे इसको करंट क्यों बोलते हैं? जब तुमने सुना होगा कि, चलो मुझे कोई बताओ, अभी तुम 12th स्टैंडर्ड में आ गए और ये बच्चे पढ़ते थे कि लाइटनिंग जो होती है उसका क्या रीजन होता है? जो लाइटनिंग तुम्हें दिखती है ना स्काई में, इसका रीजन क्या होता है? मुझे बताओ। टेल मी, बताओ यार, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा सा तो आइडिया, चलो थोड़ा बहुत तो सुना होगा। मैम इसलिए जो ये लाइटनिंग है तुम्हें आसमान में क्यों दिखती है? मैम इसलिए दिखती है। देखो क्यों देखेगी आसमान में? जो तुम्हारे जब भी लाइट, कभी तुमने देखा है कि
नहीं, हमेशा जब बादल होते हैं तभी लाइटनिंग होती हुई दिखती है ना, जब भी तुम्हें लाइट दिखती है। तो क्या होगा, बादलों के पास क्या होंगे भाई, बहुत सारे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होंगे, है ना। और एक हमारी अर्थ है जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। और जो तुम्हारे जो तुम्हारे क्लाउड बनेंगे, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन, नो। पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और हमारी अर्थ के पास क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होगा, बहुत सारा एक वो सेटअप हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस, है ना, एक वोल्टेज डिफरेंस सेटअप हो जाता है। ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अर्थ के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वोल्टेज सेटअप हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि जब वोल्टेज सेटअप हो जाता है तो क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट फ्लो करेगा, और तभी जो ये इतना अमाउंट में करंट फ्लो करता है कि वो इजीली तुम्हें शो भी हो जाएगा, है ना। तो इसी की वजह से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। तो मेन क्या चीज थी, पोटेंशियल डिफरेंस का सेट होना, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही सेट नहीं होगा तो तुम्हें ये जो लाइटनिंग है अर्थ की, ये नहीं दिखेगी। तो दैट मीन्स जो चीज नेचर में एग्जिस्ट है, अगर उसको तुम्हें आर्टिफिशियली बनाना है ना, आर्टिफिशियली तुम्हें जनरेट करना है, तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मतलब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वही चीज अब देखेंगे कि कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कराएंगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या डेफिनेशन है, देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, में कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करेंगे, और जिससे कि करंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल डेफिनेशन तो एकदम सही है, पर ये जो कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है ना। इसको जानेंगे अभी। स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या पढ़ के जाओगे आज की क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगी वो देखेंगे, उसके बाद ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द रेजिस्टिविटी का ओरिजिन देखेंगे, उसके बाद मोबिलिटी देखेंगे। ये कुछ 3-4 टर्म्स हैं जो कि फिजिक्स की टर्म है, पर टर्म्स को देख के घबराओ मत, बहुत बेसिक चीजें हैं, आराम से तुम्हें समझ में आएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो करंट के लिए तुम्हें क्या चाहिए। सपोज करो तुम्हारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता, सिंपल सी बात है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या नहीं होता, फ्री चार्ज पार्टिकल्स, फ्री चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में हमारे पास बहुत सारे फ्री चार्ज पार्टिकल हैं, इंसुलेटर में नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट की डेफिनेशन भी कुछ कुछ चार्ज पार्टिकल से निकल के आई है। क्या, मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा सरफेस एरिया है, मैं इतना सा सरफेस एरिया कट कर लेती हूँ, इस सरफेस एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं, उसी को क्या बोला गया है, करंट बोला गया है। क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ये क्या है, अपॉन में टाइम। तो आई क्या हो गया, क्यू बाय टी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, कि मतलब करंट को बनाने के लिए चार्ज तो मस्ट है, नेसेसरी है। तो अब चार्ज कितना, अब उस चार्ज से कितना करंट बनेगा ये कैसे बताएंगे, तो ये ऐसे बताएंगे कि अगर मान लो तुम्हारे पास इतना सरफेस है, उस सरफेस से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे बोला गया करंट। तो यहाँ से आई की तुम्हारे पास एक डेफिनेशन आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी। अगर पर यूनिट टाइम के लिए निकालना है तो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम।
अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या है, Q पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास अगर एक कंडक्टर है, उसमें फ्री चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है एक कंडक्टर में? सभी बच्चे बताएंगे। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल सही। क्या प्रोटॉन भी फ्री चार्ज पार्टिकल है? क्या प्रोटॉन फ्री चार्ज पार्टिकल है? I think no, ma'am. क्या है, फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं कर सकता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, अब देखो क्या है, अगर तुम्हारे पास ये कंडक्टर, देखो इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। इसका क्या कह रहा है कि करंट तुम्हें तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है ना। करंट तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं रैंडम, एक इधर चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। अब बताओ, क्या इस सेकंड कंडक्टर में तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा या फर्स्ट कंडक्टर में मिलेगा? मैं फर्स्ट में दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो लिखा हुआ है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तब तुम्हें करंट मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, मतलब एक फ्लो नहीं है, तब उस केस में तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब क्या नेचुरली अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, एक कॉपर का वायर, एक कॉपर का पीस पड़ा हुआ है कोई भी, अब उस कॉपर के पास, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, क्या अभी इनिशियल स्टेज में उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे या हमें कराना पड़ेगा? बोलो। मैम करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के पास, देखो इनिशियल स्टेज की बात करें, है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्यों मूव कर रहे हैं कोई बता सकता है? अभी मान लो तुम एक कॉपर का वो खरीद के लेके आए, एक मेटल है और उसको टेबल पे रखा हुआ है वो पीस, ठीक है, कॉपर का छोटा सा पीस है, वो टेबल पे रखा हुआ है। अभी उसमें तुमने बोला कि मैम इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं मुझे ये बताओ, उनके पास कौन सी एनर्जी है? देखो कोई चीज तभी मूव करेगी जब उनके पास एनर्जी होगा। मैम तो थर्मल एनर्जी में। वेरी गुड। अभी उनके पास कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी, है ना। थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है रैंडम मूव कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी कहाँ से आई उनके पास? जो कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर करी, ठीक है, वो एनर्जी एक्वायर करी। अब कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके उधर जा रहा है। अब बार बार वो क्या करेंगे? एटम्स और आयंस के साथ क्या कर रहे होंगे? कोलाइड करेंगे। आयंस के साथ वो कोलिजन हो रहा होगा, है ना, एटम और आयंस के साथ कोलिजन हो रहा होगा, ठीक है। पर अभी क्या होगा, इनका जो नेट, अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेट, इनके पास वेलोसिटी है भाई, मूव कर रहे हैं तो है इनके पास वेलोसिटी, और मैं नेट वेलोसिटी और नेट फ्लो की बात करूं तो बच्चा इस कितना मिलेगा? 0।
कि अभी कोई नेट फ्लो है ही नहीं, है ना, नेट फ्लो नहीं है। तो उस अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेट फ्लो बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले एक बार जस्ट जनरल केस देखो। मान लो कि अभी तुमने सब चीज सेटअप कर दी है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये क्यू पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्यू पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई भी अगर कैथोड, कोई ऐसा वो है जैसे कैथोड रे बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, जिसमें तुम्हारे पास दोनों तरीके के पार्टिकल होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और उस चार्ज की वैल्यू जैसे इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90। एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास चार्ज कितना हो 1.6 10⁻⁻90, मतलब इसके जस्ट इक्वल मास है, सॉरी इक्वल चार्ज है, बट वो क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट चार्ज अलग अलग है। मतलब एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज। अब देखो इन दोनों के पास मास भी कैसे रहने वाला है, सेम। तो उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं उस केस में, इलेक्ट्रॉन का भाई किस, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। तो ई पॉजिटिव क्या है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पॉजिट्रॉन कब मिलेगा, जब मैं किसी डिस्चार्ज ट्यूब की बात करूं, ठीक है, किसी डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, जहां पे दोनों तरीके के चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे। और जब मैं तुमसे बोलूं कि इस ट्यूब के पास कितना चार्ज है या फिर कितना करंट फ्लो कर रहा है इस ट्यूब में, तो तुम्हें दोनों चार्ज लेके चलना है ना। तो मैं दोनों चार्ज से तुम्हें सिखा रही हूँ कि अगर मान लो क्यू पॉजिटिव भी है और क्यू नेगेटिव भी है, तो टोटल जो चार्ज बनेगा, टोटल करंट जो बनेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से बनेगा। तो एक तरफ क्यू पॉजिटिव, एक तरफ क्यू नेगेटिव, और जो टोटल आया वो इन दोनों का सम होके आएगा, है ना। ठीक है, दोनों का सम होके आएगा। तो नेट चार्ज, नेट करंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया, क्यू बाय टी, कितना हो गया, क्यू बाय टी। ठीक है, अगर पर यूनिट टाइम के लिए देखना है तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी, कि इतने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से कितना करंट फ्लो होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिफरेंशिएशन का। यानी एक डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या है, आपको इंस्टेंटली चाहिए कि इंस्टेंट पर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आई टी का फॉर्मूला क्या है, फॉर इंस्टेंट, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, क्या होती है बच्चों, एम्पियर। करना ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक 2 mm की लॉन्ग वायर है, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ चार्ज 0.5 आंसर है ना। हाँ, तो 40 सेकंड में कितना पास करेगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, कितना आ रहा है, 0.05। 0.05। नहीं मैम 0.5। 0.5। हाँ, वेरी गुड। तो 20 कूलम्ब चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या आता है, क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है 20, और कितने समय में पूछा है, 40 सेकंड के लिए। तो क्या हो जाएगा 20/40, तो ये 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल करो, बेसिक तो हो गया, ये वाला करो।
करंट फाइंड करना है टोटल। टाइम इंटरवल में 10 मिनट्स है। हाँ, टाइम इंटरवल 10 मिली सेकेंड्स। मिली को सेकंड में चेंज कर लेना। मैम 1.6 इंटू 10 के पावर -14 आ रहा है आंसर। ओके, और किसका आ रहा है ये सेम आंसर? मैच करते हैं। यस मैम, मेरा यही आ रहा है सेम 1.6 into 10 की पावर -14 नहीं 12। ओके, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 10⁶ प्रोटोन है, यानी प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे है? ये तुम्हारे प्रोटॉन्स हैं, ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें करंट निकालना है। करंट तुम पता है चार्ज बाय टी करते हैं। ठीक है, अब पहले तो ये देखो कि प्रोटॉन की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ पे किस डायरेक्शन में होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर जो जहां पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है ना, करंट कैसे फ्लो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। ऑपोजिट यस मैम, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट ऑफ। ठीक है, तो यानी इस प्रोटॉन की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है, सपोज करो I1 वो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनेगा वो भी यहाँ बनेगा, सपोज करो I2। तो सबसे जो सिंपल बात हो गई कि दोनों की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो मतलब दोनों का करंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। I1 और I2 को ऐड करोगे, टोटल करंट कितना बनेगा? I1 प्लस I2, है ना, ऐड कर दोगे। अगर वहीं पे क्या बोलता, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी अगर प्रोटॉन के साथ दे देता, तब क्या करते तुम इस नेट करंट को? मान लो ये इलेक्ट्रॉन दे देता कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फिर क्या होता? नेट करंट माइनस फॉरवर्ड होता, तो ये करंट कितना हो जाता? I इक्वल्स टू I1 माइनस I2। ठीक है, बेसिक है, I1 माइनस I2 हो जाता। ओके, वेरी गुड। तो हमें सिर्फ अभी I1 प्लस I2 लेना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। दोनों की वजह से होगा ना करंट प्रोड्यूस, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो करंट कितना है यहाँ पे? 10⁶, और टाइम कितना है? 10 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड को चेंज करो सेकेंड्स में, 10⁻³ है ना। अच्छा, चार्ज पार्टिकल क्या होता है? I इक्वल्स टू Q/T। तो Q कितना हो जाएगा? Ne, है ना, तुम्हारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो, तो मैं E को E लिख रही हूँ अभी यहाँ पे भी, और ये कितना हो जाएगा? 10⁶ E अपॉन 10⁻³ अब देखो अब मुझे एक बार बताओ, जो इनके प्रोटॉन और जो का चार्ज है वो कितना होगा? प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6। यस यस मैम। तो तुम्हें यहाँ पे वैल्यू रख दोगे और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं तुम लोगों के आंसर्स क्या हैं। अरे आंसर कहाँ गया? अच्छा, ये रहा ना आंसर। भाई तुम्हारा 1.6 कैसे आ रहा था? ये तो 3.2 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है। मतलब तुमने कहीं ना कहीं साइन में गड़बड़ कर दी। देखो मैंने क्या लिखाया था? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2।
तो I1 कितना हो जाएगा NE प्लस NE, टाइम को मैं बाहर ले लेती हूँ कॉमन 1/t, ये तुम्हारा 1/t कॉमन आ गया, n को भी बाहर, n भी कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि n भी सेम है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो अब तुमने क्या करा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्यों नहीं किया, दोनों का सम कितना हो गया 3.2, तो n अपॉन t मल्टीप्लाई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे होना था। अब n कितने हैं 10⁻6, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा -13 अपॉन टाइम। अब टाइम कितना है 10⁻⁻2, 10⁻³ है ना, तो ये ऊपर ये 2 भी तो है। ओके 19 में से 6 गए, 9 में से 6 गए, 13 बचा ना, तो ये 13 बचेगा, सॉरी 3.2 इंटू 10⁻⁻13 और अपॉन में तुम इसको अपॉन में 10⁻⁻2 सेकेंड, तो यू विल गेट दिस आंसर। तुमने सिर्फ एक ही चार्ज क्यों लिया, दोनों क्यों नहीं लिए भाई, दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, क्या किया, अगर माइनस भी किया होता तो फिर तुम्हें 0 बोलना चाहिए था, तुमने 1.6 क्यों लिखा, I1 प्लस I2 नहीं किया, नो मैम। क्यों, करंट तो दोनों बनाएंगे ना, जो प्रोटॉन का जो 10⁻6 है वो क्यों नहीं बनाएगा। देखो कंडक्टर के केस में क्या करते हैं, कंडक्टर में तो प्रोटॉन मूव होता ही नहीं है, इसलिए वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने जब क्वेश्चन में तुम्हें दिया है प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो बाय कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, उसकी वजह से भी तो करंट बनेगा। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें टोटल चार्ज, ये जो मैंने ये स्लाइड दिखाई थी, ये क्या थी, दोनों ऐड हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे देखो सिर्फ प्लस प्लस थोड़ी है, नेगेटिव भी है, तो दोनों का ऐड करना है तुम्हें, ठीक है। तो अगली बार से ये गलती नहीं करना, चार्ज को ऐड करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ू, यस मैम, Yes, ma'am. ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, 2 सेकंड्स में पूछ रहा है, दैट मीन्स इंस्टेंट वाला पूछ रहा है। तो इंस्टेंट टाइम के लिए मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया है, dq/dt। वेरी गुड। तो इंस्टेंट के लिए 2 सेकंड, तो उसी टाइम पे dq/dt कर दो। मैम 8 आ रहा है आंसर। वेरी गुड। तो Yes, इसका main power। वेरी गुड, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 40 dq/dt। देखो सिर्फ t वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, जो कांस्टेंट है वो 0। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो पावर है उसको आगे ले लेते हैं और पावर में से 40 पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 3 का कितना हो जाएगा 0। तो ये 4t 2 में से बन गया, तो मतलब t की पावर 1, और कितने सेकंड में पूछा है तुमसे 2 सेकंड में, तो 2 का t की जगह 2 रख दो, सॉरी यू विल गेट 8 एम्पियर। कितना करंट है 8 एम्पियर करंट, ओके। हाँ, अब बात आई कि हम लोगों को वो जो करंट जो है एक डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कराएंगे। तो उसको फ्लो कराने के लिए देखो क्या सेट करना पड़ेगा, वोल्टेज डिफरेंस, एक वोल्टेज सेटअप करनी पड़ेगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करें। देखो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इस कंडक्टर को एक तरफ पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और एक तरफ नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अभी जैसे ही यहाँ पे तुमने एक वोल्टेज सेटअप करी, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वोल्टेज सेटअप करते ही सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भागने लगेंगे,
ना, सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब वोल्टेज सेटअप करने के बाद क्या होगा, देखो वोल्टेज सेटअप करी, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तुमने पता है पढ़ा है अभी कि चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वेरी गुड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे बताओ कहाँ होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो कहाँ होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? मैम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ऐसे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो क्या किस डायरेक्शन में लगती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, है ना? हाँ, नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पे तुम्हारे पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन की, तो किस डायरेक्शन में लगेगी? इलेक्ट्रॉन की अपोजिट। में। वेरी गुड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो यानी इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा, जब फोर्स है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एक्सीलरेशन आएगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मैम। यस मैम, मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि भाई फोर्स है, जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है उस पे एक्सीलरेशन तो जरूर आएगा। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी पे सेम इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी? यस। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे सेम इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, दैट मीन्स सभी इलेक्ट्रॉन्स सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। यस मैम। है ना? हाँ। यस मैम। तो अभी सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम एक्सीलरेशन है, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सेम एक्सीलरेशन, तो हमें अभी क्या मिल जाएगा? एक नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तभी स्विच को ऑन करने से तुम्हें लाइट ग्लो करती हुई दिख जाती है। तो उसका रीजन यही है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेट जो पहले 0 था, यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं, वो अभी एक्सीलरेशन भी निकालेंगे। अब देखो, अब इन्होंने पॉजिटिव चार्ज से लेके समझाया है, तुम्हें ये छोड़ो, तुम सिर्फ नेगेटिव को देखो। ठीक है, नेगेटिव को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेंगे। ठीक है, यही सिंपल चीजें हैं, बेसिक एकदम पढ़ चुके हैं। मैम इलेक्ट्रॉन्स की डी एक्सेलरेशन नहीं होगी मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे? क्या डिस्टर्ब नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन्स में डी एक्सेलरेशन नहीं होगी मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी? डी एक्सीलरेशन होगी कि एक्सीलरेशन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में एक्ट कर रही है। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है, नहीं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसी पे तो लग रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इस डायरेक्शन में, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ है? इस डायरेक्शन में। और जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही हूँ मैं, पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इधर है, और एक्सीलरेशन जो फोर्स लग रही है वो भी इधर है ना? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है? पॉजिटिव की तरफ, और जो फोर्स लग रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। यस। हाँ, तो रिटार्ड नहीं होगा, एक्सीलरेट ही होंगे इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखो क्या, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सीलरेशन है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या सभी इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से मूव करेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो जाएं?
या कॉन्सेंट्रेट हो जाए एक ही जगह, है ना। और ये भी होगा कि क्या एक्सीलरेशन बढ़ती रहेगी, मतलब एक्सीलरेट हो रहा है पार्टिकल, फोर्स कॉन्टिन्यूसली लग रही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की एक्सीलरेशन इतनी की वजह से जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा कि वो बहुत तेज स्पीड से मूव करने लगे, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक्सीलरेशन मिल रही है। पर ऐसी चीजें होंगी नहीं। क्यों नहीं होगा वो अभी हम लोग जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। डायरेक्शन बताइए कि अगर ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? बी का। हाँ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। टू नेगेटिव। बी का पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव, और ए का पोटेंशियल नेगेटिव। वेरी गुड। तो बी इज एट ग्रेटर पोटेंशियल। तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑप्शन बी। ये यहाँ से हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तब क्या वेलोसिटी होगी। देखो इस ये करने से पहले एक बार थोड़ा बेसिक जान लो। देखो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, सुनो, एक कंडक्टर होता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एटम और आयंस होते हैं। इस तरीके से मान लो ये एटम्स हैं और आयंस हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, तो इनसे बार बार कोलिजन करता रहता है ना, टकराता रहता है। तो इनिशियल स्टेज में अभी तक जब तक तुमने पोटेंशियल कोई अप्लाई नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? देखो सपोज करो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पर टकरा गया, ठीक है, फिर यहाँ से चला वापस, फिर टकरा गया। मतलब टकराने का मतलब क्या है? ये जो कोलिजन्स है ना इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में, ये कैसे कोलिजन्स होते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। ये इलास्टिक कोलिजन होंगे, यानी इनमें एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से टकरा गया, ये एटम, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, फिर इससे टकराएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, फिर इससे टकरा गया, अपनी एनर्जी सारी इसको दे दी, फिर चलेगा थर्मल मोशन से, फिर इससे टकरा गया, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर एक और एटम है, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ आया, फिर ये टकरा के वापस आ गया। तो इस केस में जब इनिशियल केसेस होंगे ना, जब अभी तक तुमने कोई वो सेटअप नहीं करी है, कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है, इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है? जीरो है। मतलब पार्टिकल जहां से चला घूम फिर के तो वहीं पे आ गया, और मुझे क्या कराना है? नेट फ्लो लेना है। अब नेट फ्लो तो मिल ही नहीं रहा, है ना। इलेक्ट्रॉन चला, घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ गया। पर जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन में क्या दिया, तुमने एक क्या सेटअप कर दिया? फील्ड सेटअप कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके, एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही हूँ, अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास तुम बताओ दो तरीके की एनर्जी है ना, दो तरीके की वेलोसिटी है। एक तो थर्मल एनर्जी की वजह से वेलोसिटी है, बोलो। मान लो इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी की इनिशियल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है जिसको मैं बोलती हूँ, उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो कितनी है? यू मान लो, ठीक है। कि अभी इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल एनर्जी की वजह से चल रहा है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो सेकंड एटम है यहाँ तक पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होता रहेगा? एक्सिलरेट होता रहेगा, बोलो। तो पार्टिकल क्या हो रहा है? एक्सिलरेट हो रहा है। तो अब मैं इक्वेशन लिखूं, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v इक्वल टू u प्लस at होने वाली है। टी टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया, इससे कोलिजन हो गई।
अब ये पूरे रास्ते में पार्टिकल क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन पूरे रास्ते में एक्सीलरेट हुआ है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, पूरे पार्टिकल पूरे रास्ते में एक्सीलरेट हुआ है। अब देखो जो इसकी ये वी वेलोसिटी थी जब ये इस सेकंड वाले पार्टिकल से टकराया, एटम से टकराया, अब क्या होगा, इसने अपनी इसके पास जो भी एनर्जी थी वो सारी क्या कर दी, इसने ट्रांसफर कर दी। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा ना तो इसके पास क्या एनर्जी थी, पुरानी इसके पास क्या एक्सीलरेशन थी, पुरानी इसके पास क्या वेलोसिटी थी, उस चीज से ये इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब अब टकराने के बाद हमें इसके पुराने मोशन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये पार्टिकल दोबारा चलेगा, दोबारा से एक्सीलरेट होगा, फिर एक इससे टकराएगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर इससे टकराएगा। बट अब टकरा के पार्टिकल क्या होगा, जब वापस आएगा ना तो तुम्हें यहाँ पर इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में कुछ ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट। कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन सुनते आए होंगे अभी तक, ड्रिफ्ट हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट बोलते हैं। कि इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, जब भी घूम फिर के बेशक कितने भी कोलिजन्स ले ले, कितना भी कुछ कर ले, पार्टिकल क्या हो जाएगा, नेट ड्रिफ्ट दे देगा, मतलब वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, नेट ड्रिफ्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें समझने वाली चीज ये थी कि पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है, बट जैसे ही टकरा जाएगा उसके बाद जो है उसका मोशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि पुराना क्या एनर्जी है, पुरानी क्या एक्सीलरेशन है, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दोबारा अपनी नई स्टार्टिंग करेगा, दोबारा एक्सीलरेट होगा। इसकी वजह से ही पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट नहीं होती है ना। कहते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो करने लगे इनफाइनाइट हो जाए, ये करने लगे तो नहीं होगा, है ना। क्यों, बार बार क्या हो रहा है, टकरा रहा है। अब जिस वेलोसिटी से ये इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, जो एक्सीलरेशन की वजह से आई है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तुम्हें जान के इतनी हैरानी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार मुझे बताओ कि मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे बोला, कोई बताएगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यहाँ पे कुछ समझ में आया? इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन के पास एक तो थर्मल एनर्जी की वजह से वेलोसिटी है, राइट, और एक किसकी वजह से वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन की वजह से। एक्सीलरेशन की, हाँ, वो कौन सी एक्सीलरेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिली है। तो जो फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी आई है उसे क्या बोला गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और एक को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। मुझे बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? अभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रैंडम, तो तब उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, या एक्सीलरेट होने के बाद वेलोसिटी ज्यादा रहेगी? मैम रैंडम में ज्यादा हो, रैंडम ज्यादा हो। वेरी गुड। जो थर्मल वेलोसिटी है उसकी रेंज होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी जब थर्मल से मूव कर रहा है तो 10⁶ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और जो कि स्पीड ऑफ लाइट का कितना होता है 10⁷। तो तुम कंपैरिजन देख सकते हो, है ना। वहीं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मुझे कोई बताएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10⁻। देखो अपनी कहीं पे नोट्स किताबों में तुमने कभी पढ़ा हो, क्योंकि स्कूल्स में तो पढ़ा ही होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने से मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? मैग्नीट्यूड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे अगली क्लास में तुम लोग देख के बताओगे। और हम सही, और 10⁶ से तो बहुत बहुत कम है। तुम लोग देखोगे तो तुम्हें भी एकदम लगेगा हाँ भाई सही में, तो 10⁻⁶ से तो बहुत ही ज्यादा कम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। बहुत कम नहीं, बहुत कम। मैम 10⁻⁻⁴। मैम 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴, वेरी गुड। कितनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड।
तो देख लो कितनी कम है भाई, कितनी कम है। तो जब तुमने वो सेटअप कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो इस वेलोसिटी से मूव करेंगे जिसे बोला गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन अभी तुम्हारे सामने है, पूरा कैलकुलेशन देख लो कैसे क्या कैलकुलेट करनी है चीजें। अभी ये देखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रिपीटेड मोशन है, ठीक है, रिपीटेड मोशन है, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अप टू n नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो n नंबर तक है, तो अभी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा वी आई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज दिस सिग्मा ऑफ वी आई इक्वल्स टू 0? ये कोई बताएगा कि ये टर्म क्या समझा रहा है? मैथमेटिकली बता दो, कॉन्सेप्चुअली मैं बता दू। सिग्मा मीन्स सभी का प्लस, सभी का प्लस, वेरी गुड। यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है अगर उन्हें तुम ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 0। 0। अब ये कौन सी वेलोसिटी है? जो रैंडम मोशन है। तो क्या बोल रहा है कि रैंडम मोशन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, रैंडम मोशन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और तुमने उनका एवरेज निकाला, उस वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू निकाली, तो कितनी मिली? 0। तो एवरेज वैल्यू देखो कितनी आई? 0। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? थर्मल मोशन वाली वेलोसिटी। तो सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी वेलोसिटी को ऐड किया, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल से तो डिवाइड कर दिया, उसी को एवरेज बोलेंगे। तो ये आ गई तुम्हारी थर्मल वेलोसिटी, जो कि कितनी है? सभी चार्ज पार्टिकल की 0। तो कोई भी नेट वेलोसिटी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब क्या करा तुमने? सेटअप कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन देखो कितना लगा, F इक्वल्स टू माइनस ई। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना? मैंने अभी दिखाया था ना तुम लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगी है। तो क्या हुआ? माइनस ई। अब फोर्स क्या है? एम ए। एफ की वैल्यू कितनी है? एम ए है। तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई? माइनस ई बाय एम। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन में क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तुम्हारे फोर्स से जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट है बस। अब देखो, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो, अब एक इलेक्ट्रॉन की मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है टकराने से पहले। वही जो अभी किया था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब मान लो u क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेट, जो भी अभी तुमने निकाला है एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सीलरेटेड मोशन निकाला तो देखो, अब ये तो एक सिंगल पार्टिकल की हो गई। अगर मुझे टोटल लिखना है तो ये क्या हो गया? v एवरेज, u क्या था? u एवरेज प्लस एक्सीलरेशन क्या है? माइनस ई बाय एम टाउ। जो ये था ये एज इट इज उठा के रख दिया। यहाँ पे t को क्या लिख दिया? टाउ लिख दिया। टाउ क्या है अभी बताऊंगी, बट टाउ यहाँ पे टॉर्क मत समझना, दिस इज टाइम, ये टाइम ही है, ठीक है। अब यू एवरेज कितना है? 0। यू एवरेज 0, तो यहाँ पे यू एवरेज की वैल्यू 0 लिख दो। तो ये जो अभी वैल्यू मिली है तुम्हें ड्रिफ्ट, ये वेलोसिटी की, ये कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस ई बाय एम टाउ, ठीक है, माइनस ई बाय एम टाउ। अब ये टाउ क्या है? बोलिए, बोलो बोलो। रिलैक्सेशन का टाउ, रिलैक्सेशन का हाँ, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। टाउ को रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है। पर टाउ है क्या? कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब टकराएगा जाके, है ना, एक से दूसरे पे टकराया, तो वो कितने टाइम इंटरवल में टकराया उसे बोला गया रिलैक्सेशन टाइम। कि इस टाइम में आराम से वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके चल रहा है, जब दूसरे से टकरा जाएगा तो उस इंटरवल को बोला गया है रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है। यहाँ पे आई एक सेकेंड, ये अभी रहने दो। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ई बाय एम टाउ। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये कंडक्टर लिया गया है, इसमें हम करंट निकालेंगे। ठीक है, करंट किसकी फॉर्म में, करंट किस टर्म्स में निकालेंगे, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, मैंने छोटा सा एरिया कट कर लिया, यहाँ से ई इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तक ये सब पढ़ चुके हो, कोई नया नहीं है। मान लो कि तुम्हारे पास इस पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन। पर यूनिट फ्री का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास ये पूरी एक कंडक्टर की लेंथ एल है, पर मैंने उसमें से एक छोटा सा एरिया ए कट किया है, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम में से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे उसे बोला है एन। ठीक है, अगर मुझे टोटल वॉल्यूम में से निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एन इंटू इस कंडक्टर की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई। इतना समझ में आ गया, ये पर यूनिट वॉल्यूम का फ्री इलेक्ट्रॉन है। आगे चार्ज निकाले, करंट निकालना है विच इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब क्यू क्या है, चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालते हो, इतना तो तुमने सबको पता है, एन भी तो मैडम लिखते ही लिखते हैं। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्यू इक्वल टू एन ई है। अब मुझे पूरी वॉल्यूम का लिखना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम है ना, मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। भाई इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, इसके एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से। ठीक है, तो ये तुम्हारे आई किसके बराबर हो गया, एन ए एल ई बाई टी। याद रखना एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां से देखो लेंथ एल बाई टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो आई ये एल बाई टी, जो इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट टाइम में जब इस लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं तो वो किस वेलोसिटी से करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एल बाई टी को वेलोसिटी लिख सकती हूँ। और वेलोसिटी कौन सी लिखूं, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी ना, डिस्टेंस हमारा लेंथ और ये टाइम। तो यानी इस क्रॉस सेक्शन को जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से पास करेगा वो वेलोसिटी कौन सी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई एम सॉरी, कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एन एज इट इज, ए एज इट इज, ई एज इट इज, बस क्या चेंज कर दिया, एल बाई टी की जगह वी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एल ई ए वी डी। ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आएगा, इस रिलेशन को तो एकदम रट लो, आई इक्वल टू एन ए वी, आई इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने आज पढ़ ली, चार्ज पार्टिकल्स पढ़ ली, तो मोबिलिटी भी देख लेते हैं। करंट नहीं, ये तो अभी के लिए तो मुझे अलग से थोड़ी क्लास लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन कर दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। 2 मिनट के लिए मुझे बच्चों से बात करनी थी बस। ओके मैम। कल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल आप लोगों को पता है ना, आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी लोग, टेस्ट तो सभी लोगों का है, तो बच्चों सभी लोग टाइमली टेस्ट को अटेंड कर लेना। जो दिल्ली ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे, ठीक है। और टाइमली टेस्ट अटेंड करना, ओके। कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी दिक्कत आए तो यू कैन कनेक्ट विद मी। सिलेबस में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट्स कल जो टेस्ट है ना, सभी बच्चे बैठ के उस टेस्ट को देंगे, ठीक है। जैसे तुम्हें थोड़ा सा ये आइडिया लग पाएगा कि तुम्हारे कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, जहाँ पे तुम्हें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। बाकी हम धीरे धीरे, कैपेसिटेंस बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में कैपेसिटेंस कराऊंगी, ठीक है। कैपेसिटेंस बिल्कुल करेंगे, ऐसा कोई टॉपिक चैप्टर नहीं छोड़ेंगे जो हो नहीं करेंगे। और आज तो हमने एकदम बेसिक बेसिक पढ़ लिया, अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस, फिर अगले क्वेश्चन में केसीएल और केवीएल समझा देंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कल के टेस्ट के अकॉर्डिंग, या कुछ भी एनी डाउट? मैम आपने जो मॉड्यूल के ग्रुप डिस्क्रिप्शन है उसमें आपके नोट्स ओपन करते तो वो होते नहीं है। यस मैम, रिक्वेस्ट एरर आ जाता गाइस। ओपन नहीं हो रहा किसी से भी, ओपन नहीं हुआ? नो नो मैम, मैम, डीपली बाकी वगैरह सबके हो रहे हैं। मैम पर देखो वो डाउनलोड ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਪੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। डीपीपी वगैरह सब ओपन हो रही है, बस क्लास नोट ओपन नहीं हो रहे, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं एक बार इतना चेक कर लूंगी। ओके, वैसे मैम होना तो नहीं चाहिए। आज वाले और कल वाले क्लास के जो नोट्स है ना वो भी सेंड कर देना। मैं क्लास में ही भेज दूंगी फिर, ठीक है? ओके यस मैम, अभी क्लास में ही भेज दूंगी। ओके एवरीवन, बाय। बाय मैम। बाय।